एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आप सभी का लाली वर्मा मैडम हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हैं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। क्या आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे? यदि देखे हैं तो वेरी गुड, यदि नहीं देखे हैं तो भाई मारने तो आ नहीं सकती, कान खींचने तो आ नहीं सकती ना, देखना है बेटा, यही कह सकती हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 काव्यखंड शुरू कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं 10वें पाठ पर। 9 पाठ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। समझ में आया? काव्यखंड में कितने पाठ हैं? 12 और हम पहुंच चुके हैं 10वें पर। नाम है जगरनाथ। जगन्नाथ नहीं है, जगरनाथ है। लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। केदारनाथ सिंह जी हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम। तो आइए हम सबसे पहले केदारनाथ सिंह जी के बारे में ही जान लें। हिंदी साहित्य में आपका योगदान, सम्मान क्या क्या प्राप्त हुए, सब कुछ जानेंगे। नाम है केदारनाथ और जन्म हुआ सन 1932 में। जन्म स्थान चकिया, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। शिक्षा एमए, पीएचडी कहां से? वाराणसी से। वृत्ति क्या था आपको शौक? प्राध्यापन। पटरोना, गोरखपुर, वाराणसी और नई दिल्ली में प्राध्यापन किया। संप्रति भारतीय भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से हिंदी के प्रोफेसर पद पर से सेवा मुक्त स्वतंत्र लेखन। ठीक है, ये आपका कार्यकाल रहा। सम्मान साहित्य अकादमी, कुमारन आशान कविता पुरस्कार, दयावती मोदी कविता पुरस्कार आदि भी लिखा है और भी हैं। कृतियां अभी, बिल्कुल अभी, देखो जल्दी, पहली कविता कौन सी है? अभी, बिल्कुल अभी। दूसरी है जमीन पक रही है। अगली, यहां से देखो, यहां वहां ध्यान मत दो ये रचना है। अकाल में सारस। सारस क्या है पता है आपको? अकाल में सारस। सारस किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी उत्तर दो, मैं नहीं बता रही हूं, आपके कमेंट से चाहिए मुझे आंसर। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ कविता संग्रह। कल्पना और छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। मेरे समय के शब्द, आलोचना तथा शोध। प्रतिनिधि कविताएं, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। ये आपकी कृतियां हैं। अभी अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, ये सब ध्यान से देख लीजिए आप। अब आ जाओ जगन्नाथ। एक तो जगन्नाथ यात्रा होती है जो हिंदी महीने के आषाढ़ महीने में होती है, तो यहां पर जगन्नाथ नहीं है। जगन्नाथ ये तीर्थ स्थल। ठीक है, बात की जा रही है जगन्नाथ, जो संज्ञा है। संज्ञा तो आप समझते ही हो, नाम है। अब किसका नाम है ये पता लगाना होगा। चलो पहले कविता पढ़ लें। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं सार कि कवि कौन है। केदारनाथ कौन है, जल्दी बताओ। अभी हमने देखा है केदारनाथ सिंह, तो कवि केदारनाथ सिंह ने अपने आप को शामिल करते हुए ये कविता लिखी। कब लिखी? देखो,
कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ? कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूं। जब कवि अपने बहुत बचपन के, बहुत पुराने या अपने बचपन के मित्र से मिले जिसका नाम था जगन्नाथ, जगन्नाथ, कवि कहने लगे, कैसे हो भाई जगन्नाथ? कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूं। ऐसा होता है ना। अब आप सोचो, ये काव्यात्मक हो गई, ये कविता हो गई। ये गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पर? गुम्मट सा मतलब उभरा हुआ, जिसको डोम कहते हैं, डोम। गुम्मट सा मतलब उभरा हुआ, ललाट मतलब माथा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं, अपने मित्र से मिले हैं, बचपन के मित्र, चाइल्डहुड फ्रेंड। अब वो कह रहे हैं, अरे क्या हुआ जगन्नाथ, तुम्हें कितने बरसों बाद देख रहा हूं, ये क्या हुआ तुम्हारे ललाट पर गुम्बद सा, क्या दिख रहा है ये, क्या हुआ? बच्चे कैसे हैं, अच्छा बताओ। कैसा है वह नीम का पेड़ जहां बंधती थी तुम्हारी बकरी? सब कुछ चल रहा है जैसे आपसी वार्तालाप। ठीक है। बड़े ही साधारण और सरल शब्दों में कवि ने रचना की है। कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूं, यह गुम्मट सा क्या उग आया है तुम्हारे ललाट पर? बच्चे कैसे हैं, कैसा है वह नीम का पेड़ जहां बंधती थी तुम्हारी बकरी? सब कुछ पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने जगन्नाथ, अपने बचपन के मित्र, बचपन के मित्र का नाम है जगन्नाथ। किसके बचपन के? लेखक, कवि के नाम है। ठीक है। कवि के बचपन के दोस्त। जब वो मिले तो उन्होंने देखा, जैसे ही हम देखेंगे, यदि मान लो किसी को कुछ चोट लग गई तो सबसे पहले हमारी दृष्टि कहां जाती है? उस चोट पर। अरे क्या हुआ तुम्हारे माथे पर गुम्मट सा? फिर हम पूछेंगे, अच्छा बताओ, सब ठीक है, सब खैरियत है, सब मजेदारी है, बच्चे परिवार में सब ठीक है? पूछ लिया। उसके बाद हम कहेंगे, अच्छा ये बताओ, कैसा है वह नीम का पेड़ जहां बंधती थी तुम्हारी बकरी? पहले खुद के, मतलब पहले जो मित्र है उसके बारे में पूछा, जो दिखाई दिया उसके बारे में, फिर परिवार का कुशल समाचार, उसके बाद घर परिवार के आसपास का समाचार पूछा। यही हमारी प्रारंभिक जो बातें होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो लेखक के, कवि के मित्र जब उन्हें मिले बहुत वर्षों बाद, तो उन्होंने ये प्रश्न किए। मैं तो बस ठीक ही हूं, पीता हूं, बकबक कराता हूं क्लास में, यदि मिल गया समय तो दिन में भी मार ही लेता हूं दो एक झपकी, पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अब देखिए, यहां पर बात की जा रही है कवि की, प्रश्नोत्तरी चल रही है। प्रश्नोत्तरी कहें या फिर हम कहें वार्तालाप, वार्तालाप। ठीक है, वार्तालाप। अब पहले उन्होंने अपने मित्र जगन्नाथ से पूछा, फिर जगन्नाथ ने उनसे पूछा कि तुम कैसे हो? तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तो बस ठीक ही हूं, पीता हूं, बकबर कर आता हूं क्लास में, यदि मिल गया समय तो दिन में भी थोड़ी झपकी मार लेता हूं, थोड़ा सा सो जाता हूं, पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या है वह? आखिर क्यों जीवन वैसा नहीं लगता जो दिल से सुकून देता हो, संतुष्टि देता हो? आखिर वो गड़बड़ी क्या थी? कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस गड़बड़ी के माध्यम से? पर छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम? अरे वो, उसे जाने दो। वह बनसुग्गों की पात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से। वह है तो है, नहीं है तो भी चलती रहती है जिंदगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जगन्नाथ मित्र है वो परोक्ष, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं है, कल्पना, इमेजिनेशन,
कल्पना में कवि उससे बात कर रहे हैं, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं। तो कवि के सामने कोई मित्र नहीं खड़े हैं, ठीक है, कवि उनसे पूछ रहे हैं। अब सोचो आप कि आप ये मत देखना कि अच्छा मित्र तो है ही नहीं बेटा। अब जस्ट उन्होंने सोचा है कि उनके बचपन के मित्र मिले और उनसे ये प्रश्नोत्तरी की जा रही है। तो अब मित्र ने कहा, मित्र उनसे पूछने लगा, तो अब कवि क्या कहते हैं, अरे पर छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम। जब कवि ने अपने बारे में बता दिया तो उनके मित्र जो परोक्ष रूप में है जगन्नाथ, वो फिर से कवि से प्रश्न करने लगे। बोला अरे यार छोड़ो यार, तुम ये बताओ काम धाम कैसा चल रहा है। अरे वो उसे जाने दो, वह बनसुग्गों की पांत थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से, वह तो है, नहीं तो भी चलती रहती है जिंदगी। अब उनके मित्र ने क्या कहा होगा, मित्र ने कहा होगा अरे देखो देखो, ये देखो कुछ जा रहा है। वन सुग्गों की पांत, वन सुग्गों की पांत का अर्थ है, सुग्गे मतलब होते हैं तोते, सुग्गा। तो जो लाइन बनाकर, पांत मतलब एकदम पंक्तिबद्ध, पांत का मतलब होता है पंक्तिबद्ध, पंक्ति में चलना, पंक्तिबद्ध, ठीक है। तो ये क्या चल रहा था, अब वो उसके मित्र की नजर गई तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो तो बनसुग्गों की पात थी जो अभी भी उड़ गई हमारे ऊपर से, वह है तो है, नहीं है तब भी सब कुछ चल रहा है ना, उसे छोड़ो यार, तुम तो अपनी बात बताओ। ऐसे बातें चल रही हैं जैसे दो मित्रों के बीच बात चल रही है, और यदि कोई यहां वहां की बात, अरे उसको छोड़ो यार, तुम बताओ तुम कैसे हो। मित्रों की आपस की बातें कब शुरू होती हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, हम भी अनुभव कर सकते हैं। आज भी यदि हमारे स्कूल फ्रेंड्स के, जो जैसे हमारे नवोदय वाले फ्रेंड्स हैं, उनका फोन आ जाए तो सच में मन बड़ा हल्का हो जाता है, और लगे हैं सब परिवार के लोग देखते रहते हैं कितनी बातें चल रही, कितनी बातें चल रही, जबकि और किसी से इतनी बात कभी होती नहीं है। क्या चल रहा है, कैसी हो, और बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुझे, अच्छा मासी मासी कहते हैं, ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने आप ही बातें आ जाती हैं। तो अब वो कह रहा है अरे भाई छोड़ो यार, वो तो बनसुग्गों की पात थी, लाइन थी जो उड़ रहे थे, कुछ नहीं है वो। फिर पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना, तो बड़ी राहत मिलती है जी को। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि कुछ बातें, कुछ प्रकृति में पशु पक्षी वृक्ष लुप्त से हो गए हैं, जो पहले हजारों की तादाद में थे वो अब दिखाई नहीं देते हैं। कभी यदि ऐसा कुछ दिखाई दे, जैसे नीलकंठ, एक पक्षी होता है नीलकंठ, नीलकंठ होता है ना बेटा, तो वो पंक्ति, जो वो पक्षी आमतौर पर दिखाई नहीं देता। गौरैया, अब गौरैया भी कहीं ना कहीं लुप्त सी होती जा रही है। गिद्ध, गिद्ध जानते हो, गिद्ध भी लुप्त होते जा रहे हैं। सफेद टाइगर, मतलब बहुत सारे जो प्रकृति है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कुछ ना कुछ खत्म सा हो रहा, लुप्त हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि पर यह भी सच है मेरे भाई, कई दिनों बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना, तो बड़ी राहत मिलती है जी को। पर यह तो बताओ तुम्हारा जी कैसा है आजकल। जी अर्थात मन। क्या इधर बारिश हुई थी, क्या शुरू हो गया है आमों का पकना। यह एक अजब सा फल है मेरे भाई, सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। अच्छा मैं आपसे एक पूछना चाहती हूं, क्या आपने आम के पेड़ पर चढ़कर कच्ची कैरियों के खाने का आनंद लिया है? क्या आपने नींबू से नींबू तोड़कर उनके छिलकों को हाथ से छीलकर उसमें नमक मिलाकर नींबू खाने का अनुभव किया है? क्योंकि मेरे तो अभी भी दांत ऐसा लग रहा है कि बस मुंह में ही हो नींबू। हम छोटे छोटे थे, खेत में आम लगे हैं, नींबू थे बहुत सारे, बहुत आमों का बगीचा था जब बहुत छोटे थे। तो पता क्या करते थे, हरे हरे नींबू तोड़ लिए,
हरे ही थे, जब पके नहीं होते थे तो हरे नींबू तोड़े, फिर उनको बहुत मुश्किल से नाखूनों से छीला, एक एक कली निकाली और खा रहे हैं, कच्चे नींबू खा रहे हैं। बच्चे कुछ भी करते हैं। तो अब कहने का तात्पर्य है कि वो पूछ रहे हैं अपने मित्र से कि तुम्हारा जी कैसा है आजकल, क्या इधर बारिश हुई थी, क्या शुरू हो गए हैं आमों का पकना। यह एक अजब सा फल है मेरे भाई, सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। कितना आनंद, कितना अच्छा लगता था जब जब ये सब हमारे साथ था, लेकिन आजकल ये सब लुप्त हो गया है। आजकल की पीढ़ी ये सब अनुभव नहीं कर पा रही है। इसमें पीढ़ी का कोई दोष नहीं है, दोष है किसका? समय का। अरे भाई, समय को दोष ना देना, समय तो परिवर्तनशील है। फिर क्या हुआ? आम के बगीचे, गांव, खेत, खलिहान कहां लुप्त हो रहे हैं अचानक? ऐसा क्या हुआ, ये बताना चाह रहे हैं। पर यह क्या, तुम्हारे होंठ फड़क क्यों रहे हैं? तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई? होंठ फड़क रहे हैं लेकिन तुम चुप हो क्यों? जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे तुम इस तरह खड़े क्यों हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो, कमेंट तो करो भाई। क्यों मुझे देख रहे हो इस तरह? क्या मेरे शब्दों से आ रही है झूठ की गंध? क्या तुम्हें जल्दी है? क्या जाना है काम पर? तो जाओ जाओ मेरे भाई, रोकूंगा नहीं, जाओ जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि अब किसी को किसी की परवाह नहीं है। सब इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, भाग दौड़ भरे जीवन में बस जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। घूम रहे हैं मतलब आपाधापी में लगे हैं, ऊहापोहों में लगे हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। और किसी की तो छोड़िए, परिवार के सदस्यों के पास परिवार के सदस्यों से बातचीत करने का समय नहीं है। ठीक है? और इस तरह वह चला जा रहा था मुझे ना देखता हुआ, और उस ना देखने की धार से मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरा बचपन का साथी जगन्नाथ। अब देखिए, अब करते हैं व्याख्या। और भी है, कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ? अब इन पंक्तियों की व्याख्या। कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूं, यह गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पर? बच्चे कैसे हैं? कैसा है वह नीम का पेड़ जहां बनती थी तुम्हारी बकरी? प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक युगीन कवियों में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह की कविता जगन्नाथ से ली गई है। इसमें कवि ने बचपन के ग्रामीण साथी जगन्नाथ दुस्साध को परोक्ष माध्यम मानकर अपनी बात कहने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। जगन्नाथ से कवि की अकस्मात भेंट हो जाती है। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। अचानक भेंट हो गई। स्वभावतः वह उसे रोककर समाचार पूछता, अरे रुको 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 भाई, तुम कैसे हो, कहां जा रहे हो, अरे बताओ ये क्या हुआ, परिवार में सभी कैसे हैं, गांव के बारे में बताओ, क्या है, कहां गया वो आम का पेड़, नीम का पेड़ जहां पर तुम्हारी बकरी बौछार। जब कोई बहुत दिनों बाद हमारा बचपन का मित्र मिल जाए तो फिर देखिए, खाना पीना सब भूल कर खो जाते हैं उन्हीं में। तो ऐसे ही पूछ लिया कि तुम कैसे हो, बहुत दिनों के बाद भेंट हुई। मिलन के लंबे अंतराल में जगन्नाथ के शरीर में हुए परिवर्तन को लक्षित करके पूछता है कि ये तुम्हारे ललाट पर गुम्मट सा क्या उगाया है। फिर वह बच्चों के बारे में पूछता है, दरवाजे के नीम गाछ के बारे में पूछता है जहां जगन्नाथ की बकरियां बंधा रहती थी। इस पूरे कथन में कवि ने माथे के गुम्मट, बच्चों के समाचार, दरवाजे के नीम वृक्ष और हालचाल पूछकर स्वाभाविकता लाने का प्रयास किया है कि अक्सर आमतौर पर जब कोई बड़े लंबे अंतराल के समय के बाद मिलता है तो इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है? वहीं भाई संबोधन के द्वारा आत्मीयता स्थापित करने का संबंध अनौपचारिक बनाया गया है। अनौपचारिक आप समझते हैं, जहां कोई औपचारिकता ना हो, जहां अपनापन, आत्मीयता की भावना। अरे भाई तुम भी क्या बात करो, नहीं तो जी जी सर, जी नमस्कार, अरे भाई छोड़ो ना। तो भाई शब्द जोड़कर उन्होंने आत्मीयता की भावना स्थापित करने की कोशिश की है, साथ ही साथ अनौपचारिक बनाया है। संवाद की आत्मीयता समय के लंबे अंतराल से उत्पन्न तथा स्तर भेद से उत्पन्न औपचारिकता को तोड़ती है।
मैं तो बस ठीक ही हूं, पीता हूं, बक बक कराता हूं क्लास में। यदि मिल गया समय तो दिन में भी मार ही लेता हूं एक आध झपकी। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर वो गड़बड़ क्या है? केदारनाथ सिंह रचित कविता जगन्नाथ उनके तथा उनके बचपन के ग्रामीण मित्र जगन्नाथ दुसाध के बीच एक आलापी संवाद के रूप में रचित है। एक आलापी संवाद मतलब यहां सिर्फ कवि ही कहते हैं, कवि कहते रहते हैं। उनके द्वारा जो कवि के जो मित्र थे उनके प्रश्नों को भी कवि उत्तर के रूप में ही व्यक्त करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि सामने वाले ने क्या प्रश्न किया होगा। इन पंक्तियों में सूच्य रूप में व्यक्त किया गया है कि कवि के द्वारा कुशल समाचार पूछे जाने के उत्तर में जगन्नाथ कवि से प्रश्न पूछता है। बिल्कुल हमें समझ में, अच्छा अरे छोड़ो, जब कवि ने उससे प्रश्न किया तो उसने भी प्रश्न पूछा होगा, तो ये सब बात है। इन पंक्तियों में कवि अपना हाल बताते हुए कहते हैं कि मैं ठीक हूं, खाता पीता हूं और क्लास में पढ़ा आता हूं। अवसर मिलता है तो दिन में भी एक आध नींद सो लेता हूं। इन बाहरी बातों के अतिरिक्त वह अपनी बौद्धिक सामाजिक जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए यह भी जोड़ देता है कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या? कवि का संकेत सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में आ रही गिरावट, मूल्यों में गिरावट, रिश्ते नातों में गिरावट, उसकी बात कि जीवन की भाग दौड़ और आर्थिक रवैये से उत्पन्न विकलता, उनके कारण मूल्यहीनता बढ़ रही है, नैतिकता घट रही है। पर छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम, ये पूछा। फिर उनके मित्र ने कुछ प्रश्न किया होगा कि अरे वो उसे जाने दो, वह बनसुब्बों की पात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से। वह तो है, नहीं है तब भी चलती है ना जिंदगी, उसको छोड़ो। जगन्नाथ कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में जगन्नाथ से बातें करते हुए कवि अपना हाल बताने के बाद पुनः जगन्नाथ की ओर मुड़ते हैं और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है। हालचाल पूछ लिया, परिवार के बारे में पूछ लिया, अब काम धाम कैसा चल रहा है। इसी बीच वनसुब्बों की एक पंक्ति उनके ऊपर से उड़ती हुई निकल जाती है। वह उनकी ओर थोड़ा ध्यान देता है मगर शीघ्र ही ध्यान हटा लेता है। वह है तो नहीं है तो भी चलती रहती है जिंदगी, कहकर अपनी लापरवाही व्यक्त करता है। इस कथन से स्पष्ट है कि वनसुब्बों को टैं टैं करते उड़ना उसे अच्छा लगता है, लेकिन उनके ना होने से भी जिंदगी चाल में कोई व्यवधान का अर्थ होता है रुकावट नहीं आई है। उसके कहने के ढंग से स्पष्ट है कि अब की जिंदगी में पशु पक्षी प्रकृति आदि जीने की अनिवार्य शर्त नहीं रह गए हैं। मनुष्य सिर्फ अपनी भाग दौड़ में ही लगा हुआ है। मनुष्यों का पशुओं से पक्षियों से जैसे नाता दूर सा हो रहा है, रिश्ता बहुत दूरी का हो गया है, क्योंकि पहले कृषि प्रधान देश भारत, संस्कृति रीति रिवाज अमूल्य संपदा थी, पशु पक्षियों से गहरा नाता था। लेकिन अब ये सब बातें बताकर कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब ये जो पशु पक्षी हैं या प्रकृति है उनसे दूर जा रहा है मनुष्य। पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना तो बड़ी राहत मिलती है जी को, बहुत अच्छा लगता है मन को। हाँ सच में बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, जगन्नाथ कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में केदारनाथ सिंह कहना चाहते हैं कि जीवन की प्राथमिकताएं और परिस्थितियां बदल जाने के कारण अनेक ऐसी चीजों से लगाव का आग्रह कम करना पड़ता है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसी ही एक उड़ते हुए वनसुब्बों की उड़ती पंक्ति को देखना। इसे स्वीकार करते हुए लेखक कहता है कि वनसुब्बों को देखने का आग्रह दबा देने के बावजूद सच्चाई यह है कि जब कभी आसमान में लाल या पीले सुग्गे या किसी भी रंग का कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है तो हम देख ही लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, जी को राहत मिलती है, मन खुश हो जाता है। यह लेखक बताना चाहता है कि मन की नैसर्गिक इच्छाओं की पूर्ति का अवसर न मिलने पर उसके प्रति आग्रह घट जाता है और एक उदासीन भाव आ जाता है। जैसे मोर देखते ही कैसे बच्चे, ओ वाओ कितना प्यारा पक्षी, कबूतर यदि घर में आ जाए, कबूतर, चिड़िया को, अरे काश कि हम चिड़िया को देख पाते। लेकिन अब सिर्फ पिक्चर्स में, किताबों में पशु पक्षी हैं, वास्तव में देखने को ही नहीं मिल रहे।
लेकिन उनके प्रति सम्मोहन कम नहीं होता। अवसर मिलने पर वे इच्छाएं यदि पूर्ण होती हैं तो मन को जो आनंद प्राप्त होता है वह जीवन में संतुष्टि और संतोष देता है। पर यह तो बताओ, तुम्हारा जी कैसा है आजकल? क्या इधर बारिश हुई थी? क्या शुरू हो गया है आमों का पकना? यह एक अजब सा फल है मेरे भाई, सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। जगन्नाथ शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में केदारनाथ सिंह पुनः जगन्नाथ की ओर मुखातिब होकर उससे उसके स्वास्थ्य का हाल पूछते हैं कि तुम्हारा जी कैसा है। इसे लगता है कि जगन्नाथ प्रायः अस्वस्थ रहता होगा, लेकिन आत्मीयता का यह ज्वार एक क्षण भी नहीं टिकता। कभी तुरंत जगन्नाथ को छोड़कर बारिश पर उतर जाता है और जानना चाहता है कि क्या बारिश हुई थी, फिर जल्दी आमों की ओर चला जाता है। क्या आमों का पकना शुरू हो गया? और फिर जगन्नाथ को भूलकर आमों के स्वाद में खो जाता है। तो उसकी टिप्पणी के अनुसार ये एक अजीब सा फल है जिसमें सुगंध और स्वाद दोनों का विरल संयोग है, जिससे मन की दुनिया भर जाती है, पूर्ण परितृप्ति प्राप्त होती है। इन पंक्तियों में लक्ष्य करने की बात यही है कि कवि के मन में जगन्नाथ के प्रति अभिरुचि और संवेदना कम है तथा वर्षा और आम की रस गंध में रुचि ज्यादा। यह बतलाता है कि कवि की दृष्टि जगन्नाथ में जगन्नाथ से ज्यादा महत्ववान सुग्गे, बारिश, आम इन सब के बारे में है। बस जगन्नाथ को तो सिर्फ एक निमित्त बनाया है, एक बहाना बनाया है। पर यह है क्या, तुम्हारे होंठ क्यों फड़क रहे हैं? तुम अब तक चुप क्यों मेरे भाई? जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे तुम इस तरह क्यों खड़े हो? क्या मुझे देख रहे हो इस तरह? क्या मेरे शब्दों में आ रही है झूठ की गंध? अब समझ में आया? पूछ रहे हैं कुछ और, मन में है कुछ और, लक्ष्य कुछ और है। मतलब कथनी, करनी और करनी, कथनी, मनना, वचनना और कर्मना। मन, वचन, कर्म तीनों अलग। मन में कुछ और चल रहा है, बोलने में कुछ और कर कुछ और रहे हैं। क्या तुम्हें जल्दी है? क्या जाना है काम पर? तो जाओ जाओ मेरे भाई, रोकूंगा नहीं, जाओ। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक की जगन्नाथ शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह जगन्नाथ को लेकर ढेर सारी जिज्ञासाएं करते हैं, जिनमें कुछ जगन्नाथ से संबंधित है, कुछ गांव से, कुछ परिवार से, कुछ वहां के वातावरण से। और इन सब के उत्तर में जगन्नाथ कुछ बोलता ही नहीं, केवल उसके होंठ फड़कते हैं बोलने के लिए। कवि इस पर आश्चर्य व्यक्त करता है और अनेक प्रश्न पूछ जाता है, जैसे तुम्हारे होंठ क्यों फड़क रहे हैं, तुम अब तक चुप क्यों हो, इस तरह खड़े क्यों हो, आदि। फिर भी जगन्नाथ को पास बुलाता है क्योंकि उसे बहुत कुछ कहना है। अरे भाई, सिर्फ कहने में नहीं, सुनने में भी कभी समय लगाया करो। सिर्फ कहना ही नहीं, दूसरों की सुना भी करो। अक्सर 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 व्यक्ति की यही आदत है कि हम सब कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। जितने हम बोलने के लिए इच्छुक हैं उतना दूसरा वाला भी तो होगा ना, तो उसके बारे में तो सुनना है। थोड़ा चुप रहना भी सीखना होगा, सुनना भी सीखना होगा। मगर जगन्नाथ कुछ बोलता नहीं, केवल एक विचित्र दृष्टि से देखता है। कवि को लगता है कि जगन्नाथ को मेरी आत्मीयता भरी आतुरता पर विश्वास नहीं हो रहा। क्यों आखिर ऐसा लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कवि जगन्नाथ से उसका हाल चाल पूछ रहा है, लेकिन उस तुरंत ही दूसरे विषय पर भी जा रहा है। उसे झूठ की गंध अनुभव हो रही है। यह कवि के संतुलन को गड़बड़ा देता है। वह पूछता है, क्या तुम्हें जल्दी है? क्या काम पर जाना है? और फिर बिना उसके मंतव्य जाने अपनी ओर से अनुमति भी दे देता है। अच्छा जाओ भाई, जाओ, लगता है तुम्हें काम करना है, ठीक है जाओ। इन पंक्तियों से धारणा बनती है कि कवि को स्वयं यह आत्मीयता प्रदर्शन नकली लगती है। जब कोई कहता ना, अच्छा मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूं क्या, यह प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जो सच में यह जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, बार बार वही कहते हैं, विश्वास करो मैं सच बोल रहा हूं, विश्वास करो मैं सौगंध खाता हूं, जो झूठ बोल रहे होते हैं। क्योंकि सत्य का अपना एक वर्चस्व होता है, एक विश्वास होता है, एक नहीं कॉन्क्रीट, एक पूरी तरह से ठोस रहता है उसमें, उसको डिगने नहीं देता। सत्य जब कोई बोलता है तो वो अपने आप विश्वास के साथ बोलता है, और जहां कहीं भी थोड़ा सा झूठ है
अनेक प्रश्न जाते हैं। तो यही दिखाया है कि यही धारणा बनती कि कवि को स्वयं यह आत्मीयता प्रदर्शन नकली लगती है। उसकी सारी जिज्ञासाओं में बनावटीपन और जगन्नाथ के बहाने अपनी बात कहने की आतुरता है। सिर्फ अपनी ही अपनी बात करते रहना, दूसरों के बारे में कुछ ना जानना ना सुनना, यदि जान गए सुन लिया है कोई रिएक्शन नहीं देना, तो उसकी अभिजात वृद्धि और कृत्रिम सहानुभूति की पोल खोल देती है कि ये फालतू का कृत्रिम मतलब जबरन की मत पूछो भाई, मुझे पता है कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मुझ में, या मैं जानता हूं कि तुम कुछ भी नहीं जानना चाहते, बस अपनी बात कहना चाहते हो, ठीक है। और इस तरह वह चला जा रहा था मुझे ना देखता हुआ, और उस ना देखने की धार से मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरा बचपन का साथी जगन्नाथ। जगन्नाथ कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं। इसमें कवि की सारी जिज्ञासाओं के उत्तर में जगन्नाथ के चुपचाप चले जाने का वर्णन है। तो कवि कहता है कि जगन्नाथ इस तरह चला जा रहा था मानो उसने मुझे देखा ही ना हो, और उसके द्वारा अनदेखी किए जाने की मुद्रा इतनी तीखी और धारदार भी थी कि कवि को चीरता फाड़ता चला जा रहा है कि अरे चुप रहो तुम, ये कहते नहीं, अरे यार भाई तुम फॉर्मेलिटी मत करो मेरे साथ, ऐसी झूठी मुस्कान मत दो मुझे, नहीं है समय तो मत पूछो मेरे बारे में, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम आओ मेरे पास मुझसे पूछो, फॉर्मेलिटी मत करो, औपचारिकताएं मत निभाओ, यदि वास्तव में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो मुझे समझ में आएगा। इसलिए उन्होंने ये बताया है कि जगन्नाथ इस तरह चला जा रहा था मानो उसने मुझे देखा ही ना हो, और उसके द्वारा अनदेखी किए जाने की मुद्रा इतनी तीखी और धारदार थी कि कवि को चीरता फाड़ता चला जा रहा हो। इन पंक्तियों का निहितार्थ स्पष्ट है कि कवि जगन्नाथ का बचपन का साथी है, लेकिन वह अब उससे भिन्न है, विशिष्ट है, अध्यापक है। ठीक है, समझ में आया? जगन्नाथ इस भेद को समझता है कि दोनों ही धरातल के जीव हैं, जिनके जीवन स्तर और बोध में काफी अंतर है। इस विषमता के कारण जगन्नाथ के मन में कवि के लिए कोई आत्मीयता नहीं है, क्योंकि वो अपना आलापता जा रहा है। वह प्रतिक्रिया को व्यक्त नहीं करता, लेकिन लगातार चुप रहकर और चुपचाप चले जाकर सारी बातें कह देता है। कहते हैं ना कि जो बातें शब्दों से बयां नहीं की जा सकती, वो मौन सब कुछ बयां कर देता है। उसकी ना देखने वाली दृष्टि की धार से चीरा जाकर कवि आहत उठता है कि अरे क्या हुआ? अरे जब तुम सामने वाले की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो, उसके साथ सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं जो चाहूं बस वही हो? तो मेरे बच्चों बड़खुरदार, ये दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती है। हम जो सोचते हैं वही सिर्फ नहीं होता है, हमें लोगों के बारे में भी सोचना है। अक्सर सब क्या सोचते हैं, मेरे साथ सब सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, मेरा आदर करें, मेरा सम्मान करें, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, उसी तरह का व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान खुशी ये बाजार में बेचे या खरीदे नहीं जाते। ठीक है बेटा, यहां हमें मनुष्य की मूल्य को समझना होगा, प्रकृति के मूल्य को समझना होगा, संवेदनाओं को समझना होगा, भावनाओं का सम्मान करना होगा। जहां औपचारिकता है वहां व्यर्थ की बातें मत करो, जहां आप आत्मीयता से जुड़ सकते हो वहां समय दो, अन्यथा रहने दो। सिर्फ अपना राग आलापना नहीं है, दूसरे की भी सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी कविता जगन्नाथ। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुना, समझा और अपने जीवन में दिल और दिमाग में इसको बसा कर रखोगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो जब आप मित्रों से बात करते हो तो सिर्फ अपनी बातें मत सुनाना, उसके बारे में सुनना, जो पूछ रहे हो उसको सुन तो लो। ठीक है, फॉर्मेलिटी मत करना। चलो बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।